हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आपका पढ़ाई लिखाई को और अच्छा करने के लिए, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं काफ़ी सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स का, जो कि आपका होने वाला है 18 तारीख को और 20 तारीख को, यानी 18 फरवरी और 20 फरवरी को आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला, आर्ट साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का, जो कि जैक बोर्ड के बच्चे हैं। ठीक है, तो शांति से आराम से समझते चलना जो जो समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये विश्वास करते चलना कि सही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कंटेंट उठा करके पढ़ा रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है छांट छांट के वही सब आप लोग के सामने बताया जा रहा है, ठीक। तो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे का जो भी वीडियोस आएंगे एग्जाम के कुछ दिन पहले वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सारे दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को, ठीक। तो और इसमें हम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराएंगे। मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाकी है, सबसे पहले वो होगा, देन आफ्टर सब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक्स का। डन तो हाँ, चलो सवाल नंबर 1 क्या कहता है, देखो ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स? कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि मल्टीपल चॉइस को तुम छांटना, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन ना मेरा गलत है। जल्दी जल्दी तुरंत छांट दोगे ना, आंसर तुरंत अपने आप आ जाएगा। देखो, ये जो एक्साइज ड्यूटी है सर, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर। क्या होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है सर। ये नहीं हो सकता कि हमको पूछा है कौन सा पेयर है डायरेक्ट टैक्स का। लेकिन सर वेल्थ टैक्स जो है ना, वेल्थ टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये सर इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बी में सर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन सर्विस टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी में सर फिर से एक्साइज ड्यूटी आ गया सर, जैसे आप ए में बताए कि ये इनडायरेक्ट टैक्स, यानी ये भी नहीं हो सकता। बच्चा के ऑप्शन नंबर डी। हमको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें क्या दिया हुआ है, बस ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। डन दो। चलो सवाल नंबर 2 क्या है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डिफिसिट? प्राइमरी डिफिसिट का सबसे करेक्ट मेजर क्या है? देखो याद रखना, पीडी इक्वल टू प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट होता है। फिजिकल डेफिसिट माइनस आईपी। आईपी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट। ढूंढो कहाँ पे है सर, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन नंबर सी। डन दो। थर्ड नंबर सवाल क्या है, देखो। विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स? कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में लिया जाता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स भी नहीं लिया जाता है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में बताए, ये भी नहीं ले सकते हैं सर। और गिफ्ट टैक्स भी नहीं ले सकते हैं सर, क्योंकि ये भी डायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी बच रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे, जो कि है एक्साइज ड्यूटी। सवाल नंबर 4 देखो क्या है। इफ एन अनबैलेंस्ड बजट, अगर बजट अनबैलेंस्ड हो, अनबैलेंस्ड का मतलब यानी कि खर्चा ज्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रहा है, यानी व्यय ज्यादा है और आय कम है। तो देखो, एक ये मिला, यानी एक ये हो सकता है। और डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। और क्या होता है, जो डेफिसिट है, जो कमी हो रहा है, उसको लोन लेकर के पूरा किया जा रहा है, यानी सर ऑप्शन सी भी हो सकता है। यानी सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसका? क्वेश्चन नंबर 4 का। डन तो हाँ, बजट क्या है, देखो। बजट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ सही है। इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो सरकार का है वो आर्थिक नीति को बताता है बजट, ये भी सही है। और इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसा ऐसा प्रोग्राम जो कि होने का संभावना नहीं है, उसका भी खर्चा को लेकर के चलता है सरकार। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अच्छा, और एगो बता रहे, मान लो ये सारा ऑप्शन है और डी में एगो दिया क्या, ध्यान से सुनना। डी में एक ऑप्शन आप लोगों को दिया क्या? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण है, ठीक है। तो उस वक्त उस कंडीशन में अगर ऑल ऑफ दीज नहीं दिया होता और ये वाला सवाल और ये वाला ऑप्शन डी में दिया रहता, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। समझ गया? अगर ऑल ऑफ दिस नहीं दिया रहता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया, इसीलिए हम तीनों को मान करके चल रहे हैं। लेकिन सटीक उत्तर वो वाला होगा, एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो, अच्छा और एक बता देते हैं। जो बजट वर्ड है, जो बजट वर्ड है ना, वो एक वर्ड से आया है जिसका नाम है क्या? बजट। BUDEGETTE। और ये बजट शब्द का मतलब होता है, पता है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेदर सूटकेस। क्या होता है बाबू रे? लेदर सूटकेस। डन तो हाँ, पांचवा नंबर देखो क्या है। ये तो हो गया। व्हाट इज ट्रू फॉर सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो, एपेक्स बैंक सर। एपेक्स का मतलब सर एपेक्स का मतलब होता है ना बच्चा, टॉप मोस्ट। क्या होता है?
सबसे ऊंचा पद पे बैठने वाला सेंट्रल बैंक है हम लोग का, ठीक है। तो एपेक्स बैंक है सर, ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चलाया जाता है और रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, और पूरा का पूरा बैंक जो भी हम लोग का कंट्री में बैंक है सब कोई सेंट्रल बैंक का दिशा निर्देश पर चलता है सर। सब कुछ ट्रू है सेंट्रल बैंक के बारे में, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर सवाल क्या है, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, सर मनी सप्लाई कौन रेगुलेट्स करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो कि हम लोग का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या है, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, इंडिया में 1 रुपी नोट कौन इशू करता है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर का वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, तो मैंने ये चीज बताया था कि 1 रुपया का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय जारी करता है, और बाकी सारा नोट जो बनाता है वो मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी केंद्रीय बैंक। तो इसमें पूछा 1 रुपया का नोट कौन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। डन तो हाँ। 8 नंबर सवाल देखो क्या है, द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का काम क्या है सर, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, लॉकर फैसिलिटी देना, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, यानी अगर इनकम टैक्स भरना भूल जाते हैं वो भी आपका भर देगा कमर्शियल बैंक, ठीक है। उसके बाद ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये सब कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछा जाए प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, तो सिर्फ दो ही है मुख्य कार्य, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वो क्या लेगा, जमा लेगा, और एडवांसिंग लोन, और आपको लोन देगा, ये मुख्य कार्य। और अगर गौण कार्य पूछा जाए सेकेंडरी फंक्शन, तो उसमें बाकी सारा आता है, ठीक है, जो जो अभी हम बोले। तो यानी ये सारा फंक्शन देता है, क्योंकि इसमें हमको ये चीज नहीं पूछा गया है कि प्राइमरी बोल रहा है कि सेकेंडरी बोल रहा है, या और भी सारा फंक्शन होता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी होता है, वो सब बोल रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ फंक्शन बोला है, यानी फंक्शन मतलब सारा फंक्शन, ये तीनों है, यानी ऑल ऑफ दिस। डन तो अच्छा, सवाल नंबर 9 देखो क्या है, लिखता है इन विच ईयर कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज इन इंडिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कब हुआ था। देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में 2 बार हुआ था, एक 1969 में 14 बैंक का हुआ था, और एक 1980 में 6 बैंक का हुआ था, ठीक है। 19 जुलाई 1969 ऐसा डेट है, ठीक है। 1969 को कितना बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंक का, और 1980 में 6 बैंक का हुआ था, ठीक है। इस 14 बैंक में जैसे कि मान लो यूको बैंक, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ठीक है। उसके बाद आपका देना बैंक, यस बैंक, समझ गया ना, ये सब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये वाला, ये सब जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब नेशनलाइज हुआ था इस 14 बैंक के अंदर 1969 को। तो आपको ऑप्शन में देखो 1980 नहीं दिया, 1969 दिया ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक तो। उसके बाद क्या है, थ्रू विच मेथड वी कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, हम लोग कौन सा प्रक्रिया से बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। तो विदड्रॉल फॉर्म भर करके, हाँ सर, चेक से भी निकाल सकते हैं, एटीएम से डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या होता है, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर, TELLER, टेलर मशीन, MACHINE, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डन तो याद रखना। चलो, द फंक्शन ऑफ मनी इज, मनी का क्या फंक्शन है सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो मनी का फंक्शन याद करा दे, देखो MMSST, कैसे सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फिर से, मेजर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, DEFERRED, डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी का फंक्शन है। अब मिलाओ, देखो सर, एगो एम है, दूसरा एम है, और एगो एस है सर, यानी MMS मिला, ठीक है। तो एम मिला और एगो एस मिल गया, ठीक है। तो अब ऑल ऑफ दीज भी है, तो सर ऑल ऑफ दीज ही होगा सर। डन तो चलो, सवाल नंबर 12 क्या है, देखो व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग का इंडिया में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये बना कब था सर, ये बना था 1 अप्रैल 1935 में बना था। डन तो अच्छा, देखो 13 नंबर सवाल वही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1935 में, ठीक तो। अब देखो ये सब सवाल थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने लायक है। देखो जीएनपी बनाना है, क्या बनाना है सर, GNP बनाना है, और मेरा क्वेश्चन में दिया है GDP MP का वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये MP से MP कट गया, P से P कट गया, और G से G कट गया, बचा D और N। देखो D मतलब डोमेस्टिक, मतलब घर,
और एन मतलब नेशनल, नेशनल मतलब देश। तो कभी भी जब भी ताकिएगा तो किधर से किधर ताकना, इधर से इधर जब कंपेयर करना है, ठीक है। क्या कीजिएगा, इधर से इधर देखना है, ठीक। तो और देखो अब एक बताओ, डी डोमेस्टिक मतलब घर, और एन का मतलब नेशनल मतलब पूरा देश। तो बताओ घर बड़ा कि देश बड़ा? तो सर इधर से यानी इस साइड से हम इधर साइड देखेंगे, कौन बड़ा हो रहा है? सर देश बड़ा हो रहा है। तो यानी सर जब भी कोई चीज को हम छोटा से बड़ा के तरफ ले जाते हैं तो प्लस होता है। और इन दोनों के बीच में क्या आता है सर? NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ढूंढो ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे है? GDP-MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद सर NNP-MP, देखिए सर NNP-MP निकालना है, और मेरे पास दिया हुआ है GNP क्या, MP दिया हुआ है। तो सर देखिए ये N से N खत्म, P से P खत्म, MP से MP खत्म, और इधर से इधर ताकना है सर, G है और N है। तो सर G होता है ग्रॉस मतलब बड़ा, और नेट मतलब छोटा। जैसे नहीं बोलते ग्रॉस सैलरी मतलब पूरा सैलरी कितना, और वो नहीं बोलता काट कूट के मिलता है हाथ में 20,000, लेकिन सैलरी उसका 30,000 है। तो ग्रॉस मतलब 30,000 बड़ा ज्यादा, और 20,000 जो नेट मिलता है वो छोटा। तो बड़ा से छोटा करेंगे तो सर माइनस होगा, और इन दोनों के बीच में क्या आता है? डिप्रिसिएशन। तो ढूंढो GNP माइनस डिप्रिसिएशन, 5 का ऑप्शन नंबर ए डन। हाँ सर, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? जब नेशनल इनकम निकालते हैं, देखो नेशनल इनकम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? NNP@FC। और डोमेस्टिक इनकम का सिंबल क्या होता है सर? डोमेस्टिक इनकम का सिंबल होता है NDP@FC। देखो इसमें और इसमें एक ही चीज का फर्क है, यहाँ बीच में डी है और यहाँ पे बीच में एन है। डन। तो पूछ रहा है कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीज दिखाते हैं? तो रेंट दिखाते हैं, वेज दिखाते हैं, सैलरी दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इंडियन इकोनॉमी? कौन सा इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर इंक्लूड करता है? सारा करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट? इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है प्रॉफिट का? डिविडेंड भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी है, ऑल ऑफ द अबव। देखो डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक दूसरा नाम होता है क्या? सेविंग्स ऑफ, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर। डन। तो सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। हाँ तो क्या इसमें होगा? ऑल ऑफ द अबव हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GNP? इसमें होगा बोथ सी एंड बी, परचेज ऑफ ओल्ड कमोडिटीज और इंटरमीडिएट कमोडिटीज। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो? सर्कुलर फ्लो में क्या चीज इंक्लूड करते हैं सर? रियल फ्लो भी और मनी फ्लो भी। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जितना भी सेक्टर होता है ना इकोनॉमी का, उस सेक्टर में अगर हम सिर्फ गुड्स का फ्लो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेवा और वस्तु का प्रभाव है, ठीक है, सेवा और वस्तु का प्रवाह है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? प्रवाह है, उसको हम लोग कहेंगे रियल फ्लो। और मनी फ्लो का मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ मनी विद इन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सिर्फ पैसा ही फ्लो करेगा, यानी कि मुद्रा का प्रवाह है, तो उसको मनी फ्लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? किसमें स्टॉक को रखते हैं? देखो एक होता है स्टॉक वेरिएबल, क्या होता है? एक होता है स्टॉक वेरिएबल, और एक होता है मेरा फ्लो वेरिएबल, ठीक है। स्टॉक में क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे तुरंत पूछे तो फट से बता, जैसे तुम्हारा इनकम कितना है तुरंत बताएंगे। लेकिन अगर बोलेंगे कि बताओ पिछले 4 महीने में कितना बेचा है, तो उसके लिए समय लगेगा। तो फ्लो में क्या होता है? पीरियड। फ्लो में हमेशा याद रखना पीरियड होता है सर, उसको टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। तो क्वांटिटी ऑफ मनी, तुम्हारे पास कितना पैसा बता दोगे? हाँ तो सर स्टॉक में शामिल करेंगे, करेंगे सर। वेल तुम्हारे पास बैंक में बैलेंस कितना है बता दोगे तुरंत? हाँ सर बता देंगे। तो यानी स्टॉक में शामिल करेंगे, हाँ सर करेंगे, क्या कि पॉइंट में बता रहा है। क्वांटिटी ऑफ फीड स्टोर्ड इन वेयर हाउस, तुम्हारा घर में, वेयर हाउस छोड़ो, तुम्हारा घर में कितना किलो आटा है तुम बता देगा? हाँ सर बता देंगे। यानी स्टॉक में शामिल करेंगे, करेंगे। तो वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे हम लोग सामान को रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस सेम होता है, ठीक है। जो वेयर हाउस में जितना वीट रखा हुआ है, कितना वीट रखा हुआ बता दोगे तुरंत? हाँ सर बता देंगे, क्योंकि हम ही रखे हैं सर। यानी स्टॉक में शामिल करेंगे, करेंगे सर, यानी तीनों को करेंगे तो ऑल ऑफ द अबव। डन। तो उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? फ्लो में किसको किसको रखेंगे? कंजम्पशन भी फ्लो है, इन्वेस्टमेंट भी फ्लो है, और इनकम भी फ्लो है, तो ऑल ऑफ द अबव। डन। तो हाँ ठीक है।
तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सारे दोस्तों तक वीडियो शेयर करना, कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो।